सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मजेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम लोग प्यारे बापू के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर उनसे सीख लेते हैं। फिर हिंदी की कक्षा में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है तारा की गगनचुंबी यात्रा। उसके बाद हम लोग फुटबॉल खेल से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। फिर शब्द के भेद शब्द में शब्दों को पहचानना सीखेंगे, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि को। फिर शामिल होंगे गणित की क्लास में और समझेंगे इकाइयाँ, दहाइयाँ और सैकड़ा को। उसके बाद संख्याओं को समझना में हम लोग संख्याओं को और अच्छी तरह समझेंगे और फिर हल करेंगे एक चित्र पहेली। सबसे अंत में करेंगे पढ़ाई इंग्लिश की और सुनेंगे एक स्टोरी जिसका नाम है कलर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया नामक जगह पर जाते वक्त गोरे लोगों ने यानी कि अंग्रेजों ने ट्रेन में अव्वल दर्जे में बापू को सफर नहीं करने दिया। उनको तो घोड़ा गाड़ी के अंदर भी नहीं बैठने दिया। बापू ने होटल में भी पीछे जाकर के खाना खाया था। बापू यह सब काले गोरे का भेद एक अन्याय की तरह मानते थे। प्रिटोरिया में मोहनदास का परिचय जाने माने हिंदुस्तानी व्यापारियों से होने लगा था। उन्होंने सभी भारतीय लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की। एक व्यापारी के घर हिंदुस्तानियों की सभा बुलाई गई। कई लोग आए। मोहनदास ने पहली बार ठीक से भाषण दिया, जिसके बाद बहुत से लोगों से बातचीत हुई। इस सभा में यह तय हुआ कि कुछ अनपढ़ लोग मोहनदास से अंग्रेजी सीखेंगे। ये कक्षाएं 8 महीने चली। मोहनदास का जीवन सामाजिक बनने लगा। दादा अब्दुल्ला के जिस मुकदमे में मदद देने वे आए थे, वो भी चल रहा था। अनुभवी वकीलों के साथ काम करने से मोहनदास को वकालत समझ आने लगी। दोनों पक्षों में रिश्तेदारी थी। मोहनदास ने उन्हें समझाया कि अदालत में मामला चलता रहा तो जीतने वाले को भी बहुत लाभ नहीं होगा। उन्होंने सुझाया कि दोनों पक्ष अपने भरोसे के लोगों को पंच बना ले और फिर उनका किया समझौता मान ले। पंचों ने फैसला दादा अब्दुल्ला के पक्ष में किया, लेकिन मोहनदास ने उन्हें मनाया कि वे अपने रिश्तेदार को खूब सारा समय दें नुकसान की भरपाई के लिए, ताकि उसके व्यापार का दिवाला न निकल जाए। और फिर इस समझौते से दोनों पक्षों को सम्मान मिला। रिश्तेदारों में आपसी प्यार लौट आया। काम पूरा हो गया था। अब मोहनदास को स्वदेश लौटना था। दादा अब्दुल्ला अब उन्हें बहुत चाहने लगे थे।
उन्होंने मोहनदास के सम्मान में एक सामूहिक भोज रखा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक नया कानून आने वाला था। कुछ लोगों ने अब्दुल्ला सेठ से कहा कि आप गांधी भाई को रोक लीजिए, वो जैसे कहेंगे हम वैसे इस कानून से लड़ेंगे। और फिर देखते ही देखते भोजन सभा एकदम से आंदोलन के कार्यालय में बदल गई। गांधी भाई 1 महीने ही नहीं, 1 साल के लिए नेटाल राज्य में रुक गए। उन्हें 20 व्यापारियों ने मिलकर पेशगी रकम दी और अपना वकील नियुक्त किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तर्ज पर मोहनदास ने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन सन 1894 में किया। हिंदुस्तानियों को कई जुल्म सहने पड़ते थे। रात को बिना पहचान पत्र वो बाहर नहीं निकल सकते थे और चुनाव में भी ज्यादातर भारतीय वोट नहीं डाल सकते थे। पर सबसे बुरे हाल तो अनपढ़ मजदूरों के थे। उनके गोरे मालिक उन्हें गुलामों की तरह रखते थे, जब चाहे पीट देते थे और उन पर नए कर भी लगाए जाते थे। ये मजदूर सन 1860 के बाद तमिलनाडु, आंध्रा और बिहार जैसे राज्यों से गन्ने की खेती के लिए आए थे। इनसे अग्रीमेंट यानी इकरारनामा होता था, इसीलिए ये गिरमिटिया कहलाने लगे। गांधी भाई का नाम सुनकर बाला सुंदरम नाम का एक मजदूर मोहनदास से मदद मांगने के लिए आ गया। उसके गोरे मालिक ने उसे बुरी तरह पीट दिया था और उसके 2 दांत तोड़ दिए थे। उसका इलाज कराकर मोहनदास उसे एक मजिस्ट्रेट के पास ले गए। उसकी मुक्ति हुई। गांधी भाई गिरमिटिया मजदूरों के नेता हो गए। अब मोहनदास की कांग्रेस के साथ तरह तरह के हिंदुस्तानी आ गए थे। अमीर और गरीब, हर धर्म के लोग, मुस्लिम, पारसी, हिंदू, ईसाई और तरह तरह की जुबानें, गुजराती, तमिल, भोजपुरी, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी भी। क्योंकि अब मोहनदास की दोस्ती कुछ गोरों के साथ भी होने लगी थी। उनका सौम्य और संकोची व्यवहार लोगों का मन जीत लेता था। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ और कौन कौन से काम किए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस टीवी शो में जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी सी पढ़ाई। खेल खेल में कुछ सीखने का फिर से वक्त हो चला है, तो आप तैयार हैं? अच्छा, तो कॉपी पेंसिल दिखाइए। अरे वाह, आप तो तैयार हैं। शुरू करते हैं हिंदी से और उसके बाद हम गणित पर आएंगे। और हिंदी में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सही जवाब, हिंदी में सबसे पहले हम देखेंगे नहीं सुनेंगे। सुनेंगे एक प्यारी सी कहानी। कहानी के बाद हिंदी के कुछ आसान खेल खेलेंगे जिससे हमारी हिंदी की जानकारी बढ़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी की एक प्यारी सी कहानी। बिट्टू, तुम रात में क्या बड़बड़ा रही थी? अरे बिट्टू के काका, बिट्टू का तो लगभग हर रात का यही है, अच्छे से सो ही नहीं पाती। अच्छा, तो बिट्टू कल रात में क्या देखा तुमने जो थोड़ी थोड़ी देर में इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, बोल रही थी, बड़बड़ा रही थी? काका, थोड़ा थोड़ा तो याद है पर पूरा याद नहीं। वैसे मैं क्या बड़बड़ा रही थी? सोचो बिट्टू, तुम कितना तेज बोल रही होंगी कि तुम्हारे काका तक की नींद खुल गई। तुम बोल रही थी तितली, पतंग, वो देखो वो देखो वो देखो, बस इतना ही मैं सुन पाया। अच्छा, याद आया काका, मैंने देखा रंग बिरंगी तितलियां आंगन में लगे फूलों पर बैठी हुई हैं। पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, कोई पतंग उड़ा रहा है रंग बिरंगी। सभी को उड़ते देखकर मैं, आप और काकी भी हवाई जहाज में बैठकर उड़ रहे हैं। अरे वाह, चलो सच में तो नहीं लेकिन सपने में तो ही बैठ गए हवाई जहाज में। काका, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपको और काकी को पक्का एक दिन हवाई जहाज से यात्रा कराऊंगी। हाय हमारी बिटिया, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है देखो। काका,
तो इसी बात पर एक कहानी हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो बिट्टू, जैसे तुमने हमें हवाई जहाज की यात्रा करवाई सपने में, कुछ ऐसा ही है इस कहानी में। कहानी का नाम है तारा की गगनचुंबी यात्रा। अरे वाह काका, बढ़िया नाम है। तो शुरू कीजिए कहानी। हाँ काका। तारा की गगनचुंबी यात्रा। लेखन संगीता बेलेकर। चित्रांकन सार्थक सिन्हा। अनुवाद डॉक्टर अमरदीप। प्रकाशन प्रथम बुक्स। तारा, सोने का समय हो गया, तुम कहाँ हो? माँ ने गुस्से से पूछा। तारा ने जवाब दिया, हमारे स्कूल के बाहर खड़ा वो लंबा पेड़ तुम्हें याद है? मैं उस पर चढ़ी थी। बहुत लंबा है वो, इतना कि आकाश को छूता है। जब उस पर चढ़कर मैंने नीचे देखा तो बादलों के टुकड़े तैर रहे थे, और जब ऊपर देखा तो वहाँ हंसती हुई पत्तियां थी। मैंने सोचा पत्तियां तो हंसती नहीं। तभी मेरी नजर सहमाती मुस्कुराती गिलहरियों पर पड़ी, जो पत्तियों के बीच छिप रही थी। बड़ी गिलहरियों ने मुझे ढेर सारी गिरियां खाने को दी, और छोटी गिलहरियां मेरे बालों में लुका छुपी खेलने में लगी थी। हम लोग घंटों खेलते रहे। फिर मुझे घर का ध्यान आया, लेकिन पेड़ से उतरना मैं जानती ही नहीं थी। यह देख गिलहरियां मदद के लिए चिल्लाने लगीं। तुम्हें उन्हें सुनना चाहिए था। की, की। संयोग से वहाँ आकाश में एक बैंगनी विमान उड़ता दिखाई दिया। क्या तुम विश्वास करोगी कि उस विमान के चालक ने गिलहरियों की पुकार सुनी? तब उस विमान चालक ने विमान को थोड़ा नीचे उतारा, मुझे उस पर बिठाया और फिर घर तक लेकर आए। यही कारण है कि मुझे घर आने में देर हुई। माँ, तारा, बातें बनाना बंद करो, माँ ने कहा। क्यों बिट्टू और बिट्टू की काकी, कैसी लगी ये कहानी? कहानी तो बहुत मजेदार थी। हाँ काकी, लेकिन काका क्या सच में ऐसा हो सकता है? अरे बिटिया, ये एक काल्पनिक कहानी है, और तुम तो जानती ही हो कि कल्पनाओं में तो सब कुछ हो सकता है। हाँ काका, ये तो है। जैसे एक उदाहरण तो मेरा सपना ही है। तो चलिए बच्चों, आपने कहानी सुनी, समझी, तो जरा आप भी कहानी के इन सवालों के बारे में सोचिए और इनका उत्तर सोचकर घर पर किसी को बताइए। तो मेरा पहला प्रश्न है, तारा को घर आने में देरी क्यों हो गई? दूसरा प्रश्न है, तारा की जगह यदि आप होते तो पेड़ से उतरने के लिए क्या करते? तीसरा प्रश्न है, आपको किस तरह के सपने आते हैं? किसी एक सपने के बारे में तो बताइए। काका, कहानी के बाद एक मजेदार खेल हो जाए। हाँ हाँ बिट्टू के काका, बिटिया सही कह रही है। बिट्टू, आज हम खेल खेलेंगे नहीं, बल्कि एक खेल के बारे में देखेंगे। अच्छा, कौन सा काका? फुटबॉल। हाँ हाँ बिट्टू के काका, शुरू कीजिए। अरे वाह काका, मजा आएगा, बताइए। फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय टीम गेम। कुछ देशों में इसे सॉकर भी कहते हैं। आइए इस खेल के बारे में जानते हैं। गोलकीपर और अन्य 10 खिलाड़ियों को मिलाकर 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच फुटबॉल का मैच खेला जाता है। दोनों टीमों का एक ही लक्ष्य होता है, विपक्षी टीम के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा गोल बनाकर खेल जीतना।
गोल करने के लिए आपको गेंद दूसरी टीम के गोल पोस्ट में डालनी होती है। यदि गेंद गोल पोस्ट की सीमा रेखा पार कर लेती है तो गोल हो जाता है। फुटबॉल का मैदान आयताकार होता है। 90 से 120 मीटर लंबाई की रेखा को टच लाइन कहते हैं और 45 से 90 मीटर की रेखा को गोल लाइन कहते हैं। ये सीमा रेखाएं होती हैं। हाफवे लाइन मैदान को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। मैदान के बीचों बीच बने वृत्त को सेंटर सर्कल कहा जाता है। खेल की शुरुआत सेंटर स्पॉट पर रखी गेंद को किक मारकर होती है। मैदान के दोनों छोरों पर प्रत्येक गोल लाइन के बीच में गोल पोस्ट होता है। ये गोल एरिया है। यह है पेनाल्टी एरिया या पेनाल्टी बॉक्स, पेनाल्टी स्पॉट, पेनाल्टी आर्क। इसे कॉर्नर आर्क कहते हैं। मैच की शुरुआत में सिक्का उछालकर टॉस किया जाता है। टॉस जीतने वाली टीम मैदान के दाएं या बाएं हिस्से का चयन करती है और विपक्षी टीम के गोल पोस्ट में गोल करने का प्रयास करती है। यदि खेल के पहले 45 मिनट में टीम मैदान के दाहिने ओर से खेल रही है तो अंतराल के बाद वो टीम बाईं ओर से खेलेगी। गोलकीपर के अलावा सभी खिलाड़ी गेंद को केवल अपने पैरों से ही मार सकते हैं। पेनाल्टी एरिया में गोलकीपर गेंद को हाथों से पकड़ सकता है। पेनाल्टी एरिया के बाहर गोलकीपर को भी गेंद को पैरों से ही मारना पड़ता है। फुटबॉल एक टीम गेम है जिसमें हर खिलाड़ी को बड़ी कुशलता से गेंद अपने सहयोगी को पास करने में सक्षम होना जरूरी है। गेंद को पैरों से नियंत्रित करते हुए विपक्षी खिलाड़ी को चकमा देने की कला को ड्रिबलिंग कहते हैं। हर खिलाड़ी को ड्रिबलिंग की कला आना जरूरी होता है। हवा में गेंद को रोकने के लिए या आगे धकेलने के लिए खिलाड़ी अपनी छाती या सर का उपयोग कर सकते हैं। The tournament and Sam Kerr, 2 defenders trying to slow her down, still not enough. लेकिन ऐसा करने के दौरान यदि खिलाड़ी के हाथ का कोई भी हिस्सा जैसे कोहनी या हथेली गेंद को स्पर्श करती है तो उसे हैंड कहा जाता है और ये फाउल माना जाता है। तब विपक्षी टीम को उसी स्थान पर गेंद का नियंत्रण दे दिया जाता है। विपक्षी खिलाड़ी को रोककर बॉल ले लेने को टैकल कहते हैं। लेकिन अगर टैकल करते वक्त गेंद के बजाय विपक्षी खिलाड़ी से ऐसी धक्का मुक्की होती है जिससे उसे चोट पहुंच सकती है तो इसे भी फाउल माना जाता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी टीम को फ्री किक दी जाती है। अगर कोई खिलाड़ी अपनी ओर की पेनाल्टी एरिया के अंदर फाउल या हैंड करता है तो विपक्षी टीम को पेनाल्टी किक मिल जाती है। इसमें गेंद को पेनाल्टी स्पॉट पर रखकर एक खिलाड़ी किक मारकर गोल करने का प्रयास करता है और केवल गोलकीपर ही गोल की रक्षा कर सकता है। सब्स्टिट्यूशन। हर फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा हर टीम में अधिकतम 7 अतिरिक्त खिलाड़ियों को सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में रखा जा सकता है। मैदान में खेल रहे खिलाड़ियों को सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों से बदला जा सकता है, लेकिन एक मैच में अधिकतम 3 खिलाड़ियों को ही बदला जा सकता है। इसके बाद यदि किसी खिलाड़ी को चोट भी पहुंचती है तो टीम के बचे हुए कम खिलाड़ियों के साथ ही खेलना पड़ता है।
खेल के दौरान यदि आपकी टीम द्वारा गेंद टच लाइन के बाहर चली जाती है तो विपक्षी टीम को थ्रो का मौका दिया जाता है। थ्रो का मतलब है टच लाइन के बाहर खड़े होकर एड़ी को उठाए बिना दोनों हाथों से गेंद को मैदान के अंदर फेंकना। इसी तरह यदि विपक्षी खिलाड़ी द्वारा गेंद आपकी ओर के गोल लाइन के बाहर चली जाती है तो आपके गोलकीपर को गोल किक का मौका दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी टीम के किसी खिलाड़ी या गोलकीपर द्वारा गेंद आपकी ओर की ही गोल लाइन के बाहर चली जाती है तो विपक्षी टीम को कॉर्नर किक मिल जाती है। ऑफसाइड, इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि विपक्षी टीम की साइड में सबसे पीछे खड़े विपक्षी खिलाड़ी से एक रेखा खींची है। आपकी टीम का कोई खिलाड़ी इस लाइन को पार नहीं कर सकता। यानी यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो गेंद या विपक्षी खिलाड़ी को आपके आगे होना चाहिए। यदि आप इस काल्पनिक रेखा को पार करते हैं तो इसे ऑफ साइड कहते हैं। ऐसे में गेंद विपक्षी टीम को दे दिया जाता है। ऑफ साइड के दौरान किया हुआ गोल माना नहीं जाता। फुटबॉल को समझना आसान है। फुटबॉल में शारीरिक बल, टीम वर्क और अन्य कई कौशलों की जरूरत होती है। यदि आपने 2-3 फुटबॉल मैच देखे हैं और आपने खेलना शुरू कर दिया है तो आप खेल के नियम खुद ही खुद समझ जाएंगे। तो चलिए फुटबॉल का आनंद लीजिए और तंदुरुस्त रहिए। अरे वाह, सच में काका मजा आ गया। अब तो अपने दोस्तों के साथ यह खेल खेलना होगा। अरे बिट्टू के काका, बच्चे तो हमेशा खेलते ही हैं। जरा आप कुछ पढ़ाई वाला खेल भी तो खिलवाइए। अरे भाग्यवान, कैसे समझाऊं तुम्हें। ये सिर्फ तुम ही नहीं, बहुत सारे लोगों को, अभिभावकों को लगता है कि बच्चे जो खेलते हैं दिन भर उनसे उसका टाइम जो है ना बर्बाद होता है, वक्त बर्बाद होता है। लेकिन जैसे मैं उनको नहीं समझा सकता वैसे ही मैं तुमको भी नहीं समझा सकता कि खेलना भी बहुत जरूरी है। खेल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद करते हैं। अच्छा, वो कैसे? जब बच्चे खेल खेलते हैं तो पहली बात तो ये कि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से भी स्वस्थ महसूस करते हैं। हाँ बिट्टू के काका, ये तो है। मुझे भी आप दोनों के साथ तरह तरह के खेल खेलने में मजा तो आता ही है और मैं भी मानसिक रूप से अपने आप को हल्का और स्वस्थ महसूस करती हूँ। दूसरा, इन्हीं खेलों के माध्यम से बच्चे बहुत सी शब्दावली, गणित की बहुत सारी संक्रियाएं आदि भी वे सीखते हैं। हाँ काकी, इसीलिए हमारे स्कूल में भी एक टीचर बात कर रही थी। वो कह रही थी कि पहले इसे अतिरिक्त पाठ्यक्रम कहते थे और अब इसे सह पाठ्यक्रम कहते हैं, यानी पढ़ाई में सहायता करने वाला। ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ ठीक है, फिर भी एक खेल तो हो ही जाए। हाँ जरूर। हाँ काका, तो आइए खेल शुरू करते हैं। शब्द के भेद। अब शब्द के भेद तो आप जानते ही हैं। शब्द के भेद होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण और भी। तो अभी हम शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत करने वाले हैं। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। तो कोहिनूर हीरा, ये एक हीरे का नाम है। तो यदि एक हीरे का नाम है तो नाम तो जाता है कहाँ? संज्ञा में। मेरा का मतलब है यहाँ कोई नाम नहीं है, लेकिन नाम की जगह मैं अपने आप को कह रही हूँ मेरा, तो आएगा सर्वनाम में। मुझे भी, मैं अपने लिए अपना नाम ना लेकर मैं यहाँ पर मुझे बोलती हूँ, तो ये भी जाएगा कहाँ? सर्वनाम में। मुंबई एक शहर का नाम है और मुंबई पता है
राजधानी है। कहाँ की? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। चलिए, तो ये भी नाम है शहर का, तो डाल देते हैं संज्ञा में। अब कुर्सी, जिस पर हम बैठते हैं उसका नाम ही कुर्सी है, तो डाल देंगे संज्ञा में। तुम्हारे, अब मैं आपका नाम ना लेकर तुम्हारे या तुम्हें बोलूं तो ये जाएगा सर्वनाम में। देखें क्या सही है? You are amazing. थैंक यू। तो देखा आपने, जिस चीज का नाम हम बोलते हैं उसे संज्ञा में डालते हैं। यदि नाम की जगह कोई और शब्द बोला जाए तो उसे सर्वनाम कहते हैं। तो आइए अगला देखते हैं। पंखा, कूलर, उदयपुर, बाहरी, इसका, दयालु। तो अभी जैसे हमने बेंगलोर समझा था, वैसे ही उदयपुर एक जगह का नाम है, तो डाल देते हैं हम उदयपुर संज्ञा में। अब आप ये पूछेंगे कि उदयपुर कहाँ है, तो उदयपुर पड़ता है राजस्थान में। अब आता है पंखा, कूलर, बाहरी, इसका और दयालु, तो इसका सर्वनाम में जाएगा क्योंकि ये किसी नाम की जगह उपयोग हुआ है। बाहरी डाल देते हैं हम संज्ञा में, कूलर भी डाल देते हैं संज्ञा में। बचा क्या? पंखा और दयालु। अभी देखिए क्या ये सही है? Wrong. Please try again. ओ, पंखा एक नाम है, एक मशीन का नाम है जो हवा देता है, तो पंखा जाएगा संज्ञा में। और विशेषण में जाएगा बाहरी, भीतरी, बाहरी, ये सब विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द हैं। अब देखें। Fantastic. अरे वाह, ये खेल तो बहुत ही मजेदार था और मैंने थोड़ा बहुत गलत किए, लेकिन बाकी तो ठीक ही थे। ये खेल भी मजेदार था काका। हाँ बिट्टू। तो बच्चों, आप बताइए, दिल्ली, मुझे, मीठा, जयपुर, महक, तुम्हारा में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्या क्या हैं? डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। भाई वाह, हमने कहानी तो सुन ली और मजेदार खेल भी खेल लिए। अब चलते हैं गणित की ओर। गणित के कुछ आसान खेलों से हम गणित के कुछ नए पहलू जानेंगे और उनकी मदद से अपना गणित का ज्ञान बढ़ाएंगे। हेलो दोस्तों, आज हम इकाइयाँ, दहाइयाँ और सैकड़ा पढ़ने वाले हैं। ये कौन सी संख्या लिखी हुई है? जी हाँ, ये लिखा है 446। अब देखो, इस पे ये नोट जो है
वो किस तरह से रखे जा सकते हैं। यहाँ देखिए, हमने नोटों को अलग अलग स्थानों पे रखा है। ये 4 100-100 के नोट हैं, इसलिए सैकड़े पे। ये 10-10 के नोट हैं तो दहाई पर। और ये नोट 1-1 के हैं, इसलिए इकाई पर। यहाँ देखो 4 सैकड़ा, अर्थात ये 100, ये भी 100, मिलाकर हो गए 200। और ये एक और 100 का नोट है, तो मिलाकर कितने हुए 300। और अब ये चौथा 100 का नोट, तो इस तरह मिलाकर कितने हुए, ये हुए कुल 400। और अब यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास दहाई में 4 है, इसलिए ये 4 नोट हैं 10-10 के। अब देखते हैं ये किस तरह से है। यहाँ देखिए, ये रहे 10, ये 10, तो मिलकर कितने हो गए, ये 10 और 10 मिलकर हो चुके हैं 20। और अब ये अलग से 10, तो मिलकर कितने हुए 10, 20 और ये वाला मिला के, जी हाँ दोस्तों, ये हो गए हैं 30। लेकिन अभी एक नोट बाकी है 10 का, ये वाला। इस तरह ये 10 का नोट मिलाने पर कुल हो गए 40। तो ये सारे मिलके 40 हैं। तो ये रहे 400, मतलब 100 100 के 4 नोट, और ये 40 अर्थात 10-10 के 4 नोट। और अब ये 1-1 के कितने नोट हैं, ये 6 हैं। तो इस तरह कितने हुए 446। अब यहाँ देखिए, ये 153 है और यहाँ है बहुत सारे कंचे। इन्हें हम अलग अलग सैकड़ा, दहाई और इकाई में बांट लेंगे। तो ये 3 कंचे 3 इकाई, ये 10-10 वाले 5 समूह हैं 10 कंचे वालों के, तो ये 5 दहाई, और ये पूरे 10 समूह हैं, इसलिए ये एक सैकड़ा है। यहाँ देखिए, गिनते हैं ये 100 कंचे हैं या नहीं, और ये पूरे 50 कंचे हैं या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। ये हैं पूरे 100 कंचे। यहाँ देखिए, ये 10 और 10 20, और ये देखिए ये 10, तो अब मिलकर कितने हुए 10, 20 और ये 30। और अब अगली लाइन को अगर गिनेंगे, जिसमें 10 कंचे हैं, तो मिलाकर कितने होंगे 10, 20, 30 और 40। लेकिन अभी भी 10 समूह वाली एक लाइन बाकी है, तो इस तरह इसमें भी 10 कंचे हैं। अब मिलकर कितने हो गए बच्चों, जी हाँ 10, 20, 30, 40 और ये पूरे 50। तो इस तरह ये 100 कंचे और ये 50 कंचे हैं। और अब बचे हैं 3, तो 100, 50 और 3, इसका मतलब ये लिखा है 153। अब बात 114 की। इन्हें कैसे बांटेंगे इकाई, दहाई और सैकड़े में? देखिए, एक सैकड़े का मतलब होना चाहिए सिर्फ 100, इसका मतलब ये 100 रुपए। और फिर एक दहाई, इसका मतलब भी एक 10 का नोट। और 4 इकाई का मतलब है 4 1-1 वाले नोट। तो ये हो गया 100 का नोट, मतलब एक सैकड़ा। और ये देखिए, ये एक दहाई अर्थात एक 10 का नोट। और ये 4 इकाई, मतलब 1-1 वाले ये 4 नोट। और अब 138, इसे किस तरह बांटेंगे? 138 में आप बताइए बच्चों, कितने सैकड़े हैं, कितनी दहाइयाँ और कितनी इकाइयाँ? हाँ बच्चों, यहाँ पर 8 इकाई, 3 दहाई और 1 सैकड़ा है। इसका मतलब ये हो गई पूरी 100 लाइन। और ये 3 दहाई है, इसका मतलब 10, और फिर नीचे भी 10, तो मिलकर कितनी हुई 10 और 10 20। और ये यहाँ जो 10 है, इसको भी अगर मिला लें, मिलाने पर होती हैं 10,
20 और ये पूरी 30 लाइन। तो ये हुई 30 लाइन, ये 100 और ये 30। और अब देखो इकाई पर 8 है, इसलिए ये कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। तो हो गए 138। हेलो दोस्तों, आज हम खेलने वाले हैं खेल जानो नंबर। इस खेल में हमें इकाई, दहाई और सैकड़ा के बारे में कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए खेलते हैं हम अपना खेल और देखते हैं कि हमें कौन कौन से नंबर दिए हैं और हम उन्हें कैसे जान और पहचान सकते हैं। यहाँ पर हम इस खेल का दूसरा भाग खेलेंगे और 100 से लेकर 999 तक के नंबरों के बारे में जानेंगे। नंबर पहचानो। हमें यहाँ पर नंबर पहचानना है। तो हमारे पास कुछ सैकड़े दिए हैं, दहाइयाँ हैं और इकाइयाँ हैं। तो पहले हम सैकड़े गिनते हैं जो इन लाल रंग की बॉल में दिए हैं। तो देखिए हमारे पास कितने सैकड़े हैं। 1, 2, 3, 4, 5। हमारे पास 5 सैकड़े हैं, यानी कि 500। तो यहाँ पर हम पहले 500 भर देते हैं। 500। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है 1, 2 दहाई और 1, 2, 3, 4, 5, 6 इकाई। तो 2 दहाई और 6 इकाई मिलकर बने नंबर 26। तो नंबर देखते हैं 26 कहाँ पर है। ये रहा हमारे पास विकल्प में 6, 1, 3, 5, 66, 26। ये रहा नंबर 26। तो हमारे पास नंबर बना है 526। देखते हैं ये सही है या नहीं। अरे वाह, 526। नंबर बनाओ 611। तो हमें यहाँ पर नंबर बनाना है 611। तो सबसे पहले बताइए सैकड़ा में कितने आएंगे। यहाँ पर लिखा है 600। इसका मतलब सैकड़े में आएंगे 6। तो यहाँ पर हम लगाते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये आ गया 6 सैकड़े यानी कि 600। अगला नंबर है 11। तो दहाई में कितने और इकाई में कितने? जी हाँ, 1 इकाई और 1 दहाई। 1 और 1 मिलकर बन गए 11। 1 दहाई और 1 इकाई। इस तरह हमारा नंबर बन गया 611। अरे वाह, नंबर पहचानो। अब जल्दी से देखते हैं कि ये कौन सा नंबर है। हमारे पास कितने सैकड़े हैं? जी हाँ, हमारे पास दिया है 1 सैकड़ा। तो पहले 100 लिख देते हैं। यहाँ पर 1 कहाँ है? ये है 9, 5, 10, 8, 44, 92, 1। ये रहा 1। अब देखते हैं कितनी दहाइयाँ और कितनी इकाइयाँ हैं। हमारे पास है 1, 2, 3, 4 दहाई और 1, 2, 3, 4 ही इकाई। तो 4 दहाई और 4 इकाई मिलकर क्या बनता है? बिल्कुल सही कहा आपने, नंबर बनता है 44। तो देखते हैं कि यहाँ पर 44 कहाँ है। यहाँ है 9, 5, 10, 8, 44। ये रहा 44। इस तरह हमारे पास नंबर बन गया 144। अरे वाह, 144। जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये खेल पसंद आया होगा। अब सोचिए नंबर 212। सोचिए कि इसमें कितनी दहाइयाँ, कितनी इकाइयाँ और कितने सैकड़े हैं। सोचिए, अपनी कॉपी पर उत्तर लिखिए और अपने मम्मी पापा को दिखाइए। हेलो दोस्तों, आइए आज फिर हम एक नई संख्या को समझते हैं।
इस बार संख्या ये रही। बताइए ये कौन सी संख्या है? इसे हम इकाई, दहाई और सैकड़े में बांटेंगे। इस प्रकार इकाई पर 8, दहाई पर 4 है और सैकड़े पर भी 4। इसका मतलब सैकड़े पर 4 का मतलब 400, दहाई पे 4 का मतलब 40 और इकाई पर 8 है। इस तरह 448 है ये संख्या। अब देखते हैं ये संख्या इन संख्याओं से छोटी है या बड़ी। सबसे पहले बात इस संख्या रेखा की। संख्या रेखा पर ये गुलाबी रंग दर्शा रहा है 448 की स्थिति को। यहाँ पर 448 है। अब देखते हैं इन संख्याओं से इसका किस तरह से संबंध है। देखिए 448 425 से बड़ा है क्योंकि ये पीला रंग बाएं तरफ है। अगर ये दाहिने तरफ होगा तो ये 448 से बड़े अंक होंगे। 448 450 से जी हाँ छोटा है। ये देखिए 448 475 से भी छोटा है। और ये रहा 500, 448 500 से भी छोटा है। तो ये तो रही छोटे बड़े की बात। अब करते हैं सम और विषम संख्या क्या है। तो आप बताइए 448 सम है या विषम? सम संख्या वे जिन्हें 2 से विभाजित किया जा सकता हो और विषम संख्याएं वे होती हैं जिन्हें 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो क्या लगता है 448 को 2 से विभाजित किया जा सकता है क्या? आइए इन्हें हम 2-2 के अंतर पे बांट कर देखते हैं संख्याओं को। ये 420, 430, 440, 450। कहीं आपको यहाँ ध्यान से देखिए किसी भी लाइन पर 448 दिख रहा है? ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे अंतिम लाइन पर ये रहा 448। देखिए 426, 436, 448 और 460। इसका मतलब है 448 एक सम संख्या है। अब हम पता करते हैं कि 448 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे एक और स्वयं उसी संख्या के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं 448 को किया जा सकता है या नहीं। आप यहाँ ध्यान से देखिए 50 का 8 में गुणा करने पर 400, 51 का 8 में गुणा करने पर 408 और 52 का 8 में गुणा करने पर 416 है और 53 का 8 में गुणा करने पर 424 और इसी तरह आगे। देखिए 8 में गुणा करने पर 56 का आता है 448 और आगे कहीं। यहाँ देखिए 64 में 7 का गुणा करने पर भी 448 ही प्राप्त होता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एक अभाज्य संख्या तो नहीं है। तो इस तरह आज हमने 448 की बात की है। अगली वीडियो में अगली संख्या के बारे में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से हम कुछ नई चित्र पहेलियां हल करेंगे। तो शुरू हो जाइए। ये देखिए, ये है हमारी चित्र पहेली नंबर 1। 10 गुना छाते की कीमत को मिलाने पर 60 हो रहे हैं। तो 2 गुना कितने बराबर एक छाता और 2 छातों का गुणा करने पर कितने होते हैं? तो सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि इस एक छाते की कीमत हम पता करें। इस एक छाते की कीमत कैसे निकलेगी बच्चों? जी हाँ, 60 का भाग हमें 10 में करना होगा। तो प्राप्त होगा 10 से कितने बार जाता है 60? 6 बार। इसलिए एक छाते की कीमत है 6। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 10 का गुना कितने में करने पर 60 आता है? तो आप आसानी से बता दोगे कि 6 में करने पर आता है। इसलिए एक छाता हुआ 6 का। तो अब 2 गुना कितने बराबर एक छाता? तो एक छाता है 6 का। तो 2 में कितने का गुणा करने पर 6? 3 का। तो ये हल हो गया। अब 2 छाते की कीमत, तो एक छाता 6 का है, दूसरा भी 6 का है। तो 6 का 6 में गुणा करने पर 36। हो गई चित्र पहेली हल। बढ़ते हैं अगली चित्र पहेली की ओर। यहाँ पर एक टीवी और एक और टीवी है। दोनों का गुणा करने पर 49 प्राप्त होना चाहिए और एक टीवी का छाते से गुणा करने पर 21। एक टीवी का मूल्य कितना है और एक छाते का मूल्य कितना है, ये भी बताना है। तो सबसे पहले एक टीवी का मूल्य। यहाँ देखिए 2 टीवियों का गुणा करने पर हो रहा है 49। तो एक टीवी का क्या? देखिए जब हम 2 का 2 में गुणा करते हैं तो 4 प्राप्त होता है ना बच्चों।
ऐसे ही 3 का 3 में करने पर 9 और 5 का 5 में करने पर 25। तो 7 का 7 में करने पर क्या प्राप्त होता है, सोचिए। जी हाँ, 7 का 7 में गुणा करने पर 49 मिलता है। तो एक टीवी की कीमत जरूर 7 होगी। देखिए, 7 गुना 7 आ गया 49। तो अब एक टीवी और छाते को गुणा करने पर 21 मिलता है। तो आपको पता ही है, एक टीवी है 7 और अब इस 7 को किस में गुणा करने पर 21 बच्चों? जी हाँ, 3 में। तो इस तरह एक छाते की कीमत 3 है। अब बढ़ते हैं अगली पहेली पे। चित्र पहेली नंबर 3। चित्र पहेली नंबर 3 में देखिए, 2 कंचे हैं जिन्हें आपस में गुणा करें और साथ में 2 का गुणा करें तो मिलता है 8। 3 कंचों का गुणा कितना होगा और 4, 3 और 1 कंचे का गुणा कितना होगा? सबसे पहले हम इस पहली वाली पहेली पे देखेंगे। यहाँ पे हम 1 कंचे की कीमत निकालेंगे। तो ये देखिए, 2 कंचे और 2 गुणा करने पर 8। तो आप सोच सकते हैं ये 2 कंचे हैं हमारे पास। ये 2 कंचों का गुणा करने पर अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 2 गुना 2 4। तो 1 कंचा कितने का हुआ? क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 का गुना 4 में करने पर ही 8 मिलता है, इसलिए ये 2 कंचों का गुना करने पर जरूर 4 हो रहा होगा। और 1 कंचे की कीमत कितनी हो रही होगी? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 2 कंचे 4 के हैं तो 1 कंचा 2 रुपए का होगा। तो यहाँ पे 2 और अब ये 2 गुना 2 गुना 2 करना पड़ेगा क्योंकि 3 कंचे हैं। तो ये 2 गुना 2 गुना 2 कितने हो गए? हो गए 8। और अब यहाँ पर ये कंचे की जगह पर 2 लिखते हैं। तो 4 गुना 2 गुना 3 कितने होंगे? 24। वेरी गुड दोस्तों। बढ़ते हैं अगली चित्र पहेली की ओर। यहाँ पर 2 सेब का 1 से गुणा करने पर 25 और 2 सेब का गुणा 2 से करने पर कितना और सेब का गुणा किससे करने पर 15, ये भी बताना है। सबसे पहले हम 1 सेब कितने का है ये निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि 2 सेब का गुणा 1 से करने पर 25 हो रहा है। तो किसका गुणा 1 से करने पर 25 आता है? आप कहोगे कि 25 का गुणा 1 से करने पर ही 25 आता है, तो इसका मतलब है 2 सेब का गुना जरूर 25 है। तो फिर एक सेब कितने का होगा? जी हाँ, 1 सेब 5 का होगा क्योंकि 5 का 5 में गुना करने पर ही 25 प्राप्त होता है। और अब यहाँ देखिए, जब आपको पता है कि 1 सेब 5 का है तो यहाँ 2 सेब हैं, तो हम इन सेब के स्थान पर 5 लिखेंगे। इस तरह 5 गुना 2 गुना 5 कितना बच्चों? बिल्कुल 5 दूनी 10 और 10 का 5 में गुना करने पर 50। अब ऐसे ही यहाँ पर 1 सेब और कितना गुना करने पर 15, तो 1 सेब की कीमत 5 है। 5 का किस में गुना करने पर 15 आते हैं? 3 में। हो गई हमारी चित्र पहेली हल। बढ़ते हैं अंतिम चित्र पहेली की ओर, जो है हमारी 5वीं। 2 का गुना 2 में करने पर प्राप्त होता है ये शानदार मोबाइल फोन। फिर एक मोबाइल फोन कितने का? और 2 का गुना मोबाइल फोन में करने पर कितने से गुना कर दें कि 16 आ जाए? और एक और, मोबाइल फोन और 3 का गुना करने पर कितने होते हैं? सबसे पहले 2 का गुना 2 में करने पर आता है ये फोन। हमें नहीं पता इस फोन की कीमत क्या है, तो 2 का गुना 2 में करने पर आते हैं 4। तो इस फोन की कीमत तो 4 है। अब यहाँ देखिए, इस फोन के स्थान पे हम 4 लिख देंगे। तो इस तरह सबसे पहले यहाँ पे 4 लिखेंगे और फिर इसे हल करेंगे। ये काम बच्चों आप कर सकते हैं खुद से। ये सब आपको खुद करना होगा। हम इस सवाल के हल के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आज की इंग्लिश स्टोरी का नाम है कलर्स। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस कहानी के लेखक है माधव सवाण और चित्रकार है रुजुता घाटे। कलर्स यानी रंग, और रंग सभी को पसंद होते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है। आपको पता है, मेरा पसंदीदा रंग नीला है।
आपका भी अपना पसंदीदा रंग जरूर होगा, लेकिन अब चल के देखते हैं कि इस कहानी में कौन से रंग के बारे में बताया जा रहा है। Why is the sky blue? It is not always blue, is it? Why are leaves green? They are not always green, are they? Why are bananas yellow? Ripe bananas are yellow. Raw bananas are green. Why are umbrellas black? All umbrellas are not black. Why is blood red? There is iron in the blood. That makes it red. Why is salt white? I don't know. अरे ये कहानी तो बहुत अलग है, मुझे तो इसे दोबारा सुनना है। चलो तो फिर। Why is the sky blue? It is not always blue, is it? Why are leaves green? They are not always green, are they? Why are bananas yellow? Ripe bananas are yellow. Raw bananas are green. Why are umbrellas black? All umbrellas are not black. Why is blood red? There is iron in the blood. That makes it red. Why is salt white? I don't know. दोस्तों, यह कहानी तो हमारी सोची हुई कहानी से एकदम परे थी। इसमें ज्यादातर why यानी क्यों के सवाल किए गए थे। सवालों में किसी वस्तु का रंग ऐसा क्यों होता है, यह पूछा गया है और इसके मजेदार लेकिन सही जवाब भी दिए गए हैं। पता है, कभी-कभी ऐसे सवाल मेरे दिमाग में भी आते हैं, लेकिन कभी पूछती नहीं हूँ। अब कहानी सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि मुझे सवाल पूछने चाहिए। क्यों? सही कहा ना मैंने? तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।